Assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel. This is Naeem Naik. तो गाइस आज जो हमारा टॉपिक है वो है लिबरलिज्म, मार्क्सिज्म, सोशलिज्म एंड ह्यूमैनिटेरिज्म, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि लिबरलिज्म क्या है, कहाँ से शुरू हुआ, अ, इसके मेरिट्स क्या हैं, डिमेरिट्स क्या हैं, और फिर हम बात करेंगे मार्क्सिज्म की कि वो कहाँ से शुरू हुआ। एंड सबसे पहले जब हम लिबरलिज्म देखते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि लिबरलिज्म क्या है, इसका मतलब क्या है। तो सबसे पहले लिबरलिज्म जो है ये एक लैटिन वर्ड है, लिबर। लिबर के मीनिंग होते हैं फ्री, which means free, and then on in modern time it tends to freedom. तो अगर हम इन शॉर्ट बात करें, लिबरलिज्म जो है, यहाँ से एक क्लियर कट हमें एक शॉर्ट मिलता है कि लिबरलिज्म जो है बेस्ड ऑन फ्रीडम है, यानी ये फ्रीडम पे बात करता है, राइट्स पे बात करता है। बट यहाँ पे हम जब देखेंगे कि अगर एक स्टेट है, अगर उस स्टेट को स्टेबल रहना है, स्टेट चाहे ऐसी हो जहाँ पे किंगशिप चल रही हो, मोनार्की चल रही हो, डेमोक्रेटिक हो या कुछ भी हो, डिक्टेटरशिप हो, अगर उस स्टेट को स्टेबल रहना है, प्रोग्रेसिव रहना है, ग्रोथ करनी है, तो वहाँ पे सबसे मेन जो चीज़ आती है वो आती है स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी क्या मतलब कि स्टेबिलिटी इन द सेंस कि जो वहाँ की पब्लिक है, जो स्टेट लॉज बना रही है, पब्लिक को उन सब लॉज को फॉलो करना है, ऑब्लिगेशन ऑफ लॉज, या हम कह सकते हैं फॉलो करना है उनको। ठीक। तो अब अगर हम बात कर रहे हैं फ्रीडम की, तो क्या, ये मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि अगर हम एक एब्सोल्यूट फ्रीडम देंगे पब्लिक को तो क्या स्टेबिलिटी रहेगी? एब्सोल्यूट फ्रीडम मतलब कि अगर हम कहें कि जिसको जो मर्जी है वो कर सकता है, यानी कुछ भी करे, तो उस हिसाब से हमारी जो स्टेट है वो स्टेबल नहीं रह सकती है। क्यों? क्योंकि जब हम कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रखेंगे, कोई कुछ नहीं रखेंगे, तो उस वजह से क्या होगा कि हर कोई जिसके मन में जो आएगा वो करता रहेगा। वो अपने फ़ायदे के लिए चोरी करेगा, कोई अपने फ़ायदे के लिए किसी को मार देगा, कोई अपने फ़ायदे के लिए स्कैम करेगा, या और भी बहुत सी चीज़ें चीज़ें इसलिए जो फ्रीडम है वो विद रिस्ट्रिक्शंस होना चाहिए। तो ये विद रिस्ट्रिक्शंस होना चाहिए, इसलिए मॉडर्न टाइम में फ्रीडम को छोड़ के, या फ्रीडम जो वर्ड है इसका यूज़ करने के बजाय वर्ड जो यूज़ किया जाने लगा वो आया लिबर्टी। ठीक। तो अब अगर हम यहाँ बात करें कि ये जो लिबरलिज्म है ये क्या है, तो इसको इन डेप्थ समझने के लिए हमें ज़रा अपने मेडिवल पीरियड में जाना पड़ेगा। मेडिवल, मॉडर्न। तो मेडिवल जो हमारा पीरियड था उस टाइम क्या था, एक थ्योरी बड़ी फेमस थी, यानी जो भी किंग होता था, या डेमोक्रेसी होती थी, किंगशिप होती मतलब मोनार्की होती थी, या डिक्टेटरशिप होती थी, कुछ भी, बट देयर वाज अ फेमस डायलॉग जो किंग्स की तरफ से होता था। और वो डायलॉग क्या होता था कि वो जो थ्योरी थी, वो आप आगे भी पढ़ेंगे, आपने पढ़ी भी होगी। वो थ्योरी जो थी वो थी डिवाइन ओरिजिन थ्योरी। डिवाइन ओरिजिन थ्योरी, डिवाइन ओरिजिन थ्योरी, आप कह सकते हैं डिवाइन राइट थ्योरी। ये क्या, डिवाइन राइट थ्योरी क्या चीज़ है? ये ऐसी एक चीज़ है जिसमें ऐसा पब्लिक को ऐसा कहा जाता था, जैसा कि आप जानते हैं डिवाइन स्टैंड्स फॉर गॉड, है ना? तो इसमें ये कहा जाता था कि जनाब जो किंग है, यानी किंग जो है, ही इज़ अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड ऑन अर्थ। ठीक। तो यानी कि ये पूरे के पूरे जो, और एक क्या था कि अगर हम यूरोप की बात करें, वेस्टर्न कल्चर की बात करें अपने मेडिवल टाइम में, उस टाइम क्या था, चर्च जो थे वो बहुत ज़्यादा डोमिनेट रहते थे हमारी लीडरशिप पे, या जिसे हम किंगशिप पे, यानी चर्च ने जो कहा वो होगा। तो लोगों को क्या कहा गया कि जो किंग है आपका, वो जो है ऊपर वाले ईश्वर, या अल्लाह, या जीसस क्राइस्ट, जो भी उस टाइम का हिसाब रहा होगा। तो चर्चेज हैं तो जाहिर सी बात है जीसस क्राइस्ट का ही नाम दिया गया होगा कि किंग जो है गॉड की तरफ से भेजा गया है। सो नो बडी इज अलाउड टू क्वेश्चन द किंग, बिकॉज किंग इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड, सो ही इज रेस्पॉन्सिबल टू गॉड, यानी वो लोगों के लिए जवाबदेह नहीं है, उसने जवाब जो है वो ऊपर वाले के सामने देना है। ठीक। तो अब चूंकि
लोगों को ये हक नहीं था कि लोग क्वेश्चन कर सकें किंग को या कुछ कर सकें। तो इस वजह से क्या होने लगा कि जो एक मोनेर्की थी वो क्या हुई, वो एब्सोल्यूट मोनेर्की पे आ गई। यानी एब्सोल्यूट मोनेर्की इन द सेंस कि अब जब कोई बंदा क्वेश्चन नहीं कर सकता है अपने किंग से कुछ नहीं, तो वहाँ पे क्या हुआ कि जो किंग था वो अपने हिसाब से रूल्स बनाने लगा। यानी जिस हिसाब से उसको अपना फ़ायदा होता था वो उस हिसाब से रहता था। उसको लोगों की कोई पड़ी नहीं थी, चाहे इकोनॉमिकली हो, सोशली हो या पॉलिटिकली हो पॉलिटिकली हो, उसे फ़र्क नहीं पड़ता था। उसे जो रूल अच्छा लगता था अपने वेलफेयर के लिए वो करता था। और ख़ास करके जो चर्च थे, सिंस दे वर इन द स्पोर्ट ऑफ आल्सो इन द स्पोर्ट ऑफ किंग्स, तो वो इनकी मतलब सपोर्ट करते थे, रेफरेंसेस देते थे डिफरेंट डिफरेंट मतलब बुक्स से या किसी और जगह से, जहाँ पे पब्लिक को इन्होंने पूरा मतलब कहा कि किंग्स आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड। अब यहाँ पे क्वेश्चन रेज होता है कि पब्लिक कैसे मान गई कि मतलब किंग जो है रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड है। तो इसका एक सीधा सीधा जवाब ये है कि वहाँ की जो स्कूलिंग हो रही थी, स्कूलिंग हो रही है जनाब, स्कूलिंग में जो छोटा सा बच्चा जा रहा है उसे बचपन से ही कहा जा रहा है कि डिवाइन ओरिजिन थ्योरी बताई जा रही है उसे, ठीक है, कि किंग्स आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड। तो वो बचपन से यही सीखता सुनता आ रहा है। जो स्पिरिचुअलिटी के लिए चर्च जा रहे हैं उन्हें वहाँ ये सब कुछ बताया जा रहा है दैट किंग्स आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड। या जो कुछ भी वहाँ पे हिसाब किताब है, वहाँ पे यही बताया जा रहा है कि किंग्स आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड, सो यू हैव टू ओबे। तो अब किंग कोई भी रूल बना रहा है, पब्लिक इज नॉट एबल टू आस्क, पब्लिक इज नॉट एबल टू क्वेश्चन। वाई? बिकॉज किंग्स आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड। और अगर आप किंग के ऊपर सवाल करेंगे, आप अगर आप अपने जो आपका ऊपर वाले की तरफ से भेजा हुआ कोई बंदा, अगर आप उसके अगेंस्ट क्वेश्चन रेज करेंगे, तो दैट मीन एक ऐसी आइडियोलॉजी बना दी गई उस टाइम की आप गॉड के अगेंस्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, एंड विच इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। तो लोगों ने क्या किया, लोग डरते रह गए और वो क्वेश्चन नहीं कर पाए, जिस वजह से क्या हुआ, विच अल्टीमेटली टेंड्स इनटू कि लोगों को हकूक नहीं मिलते गए। एंड देयर वाज अ फेमस कोट दैट पब्लिक जस्ट हैव पब्लिक जस्ट हैव ड्यूटीज ड्यूटीज टुवर्ड्स नेशन और स्टेट। तो पब्लिक जो है उनकी सिर्फ ड्यूटीज़ हैं। ये उस टाइम का एक फेमस कोट था कि पब्लिक की सिर्फ ड्यूटीज़ है, उनका कोई भी राइट नहीं है, कोई फ्रीडम नहीं है, कोई कुछ नहीं है। उन्हें जैसे रखा जा रहा है कि इनकी तरफ से वो वैसे रहेंगे, तो उनकी सिर्फ और सिर्फ ड्यूटीज़ है। तो फिर बात जब ऐसा कुछ हो रहा था, तो फिर बात आती है, वहाँ पे कुछ होंगे, जैसे कि आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं, तो आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट, जहाँ तक मेरा मानना है कि बहुत ज़्यादा थिंकर्स होते हैं, मतलब थिंकर्स इन द सेंस कि हर छोटी छोटी चीज़ को बहुत गहराई से सोचना शुरू कर देते हैं। और अगर आपने अभी सोचना शुरू नहीं किया है, तो मैं आपको बता दूं, पॉलिटिकल साइंस इज़ नॉट ऑल अबाउट टू जस्ट पास द एग्ज़ाम, इट्स अबाउट टू थिंक ऑन वेरी सिंगल पॉइंट, इन डीप इन डेप्थ आपने सोचना है कि ये अगर है, क्या ये सही है, और अगर ये सही है तो किस हद तक सही है, क्योंकि हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, वन साइड इज़ ऑफ मेरिट्स एंड अनदर साइड इज़ ऑफ डिमेरिट्स। तो वहाँ पे क्या था, वहाँ पे कुछ थिंकर्स आए जिन्होंने ये सोचना किया कि हर चीज़ जो है पर्पस के लिए बनी है। उसी तरह ये जो हमारी स्टेट है, यहाँ पे जो ये राजा है, इसका भी कोई पर्पस होगा, और जिस चीज़ का भी पर्पस होता है उसका एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है, वो क्रिएशन पॉइंट होता है। तो ये स्टेट हमेशा से ऐसी तो नहीं होगी, कभी ना कभी तो ये एग्जिस्ट में आई होगी। तो जब उस टाइम, जिस टाइम ये स्टेट एग्जिस्ट में आई, मान लो उस टाइम गॉड ने एक बंदा रिप्रेजेंटेटिव भेजा, और उसके बाद जो ये किंग्स बदलते गए बदलते गए बदलते गए, वो रिप्रेजेंटेटिव कैसे हो गए, है ना। तो ऐसे ही क्रिटिक शुरू हुए, उन्होंने पहले कुछ लोग उठे जो खुद ये सब सोचने लगे, एंड देन उन्होंने पब्लिक को अवेयर किया, एंड क्वेश्चंस रेज हुए। और क्वेश्चन क्या ही रेज हुए होंगे कि एक सिंपल सी चीज़ है कि अगर मेरे हाथ में ये पेन है, तो ये पेन भी किसी ने बनाया है, तो मतलब इसका भी एक स्टार्टिंग पॉइंट है और इसका भी एक पर्पस है ना। तो उसी तरह स्टेट जो है वो एग्जिस्टेंस में लाई गई, क्यों लाई गई, ताकि हम अपनी स्टेट को, अपने ह्यूमन नेचर को, अपने ह्यूमन बिहेवियर को, सोसाइटी को क्या करें, एक अच्छे शेप में मैनेज कर सकें। हम रूल्स एंड लॉज बनाएं, अपनी सोसाइटी को मेंटेन करें। वाई? बिकॉज हम क्या है कि प्रोग्रेस, ताकि जिससे हमारी प्रोग्रेस हो, जिससे हमारी ग्रोथ हो, जिससे हम डेवलप हो सकें, तो इसलिए बनाया गया। और ये सब वहाँ पे जो
उस टाइम के क्रिटिक्स थे या थिंकर्स थे, उन्होंने इस बारे में सोचा। शुरू हुए तो क्या होने लगा यहाँ पे, सिंपली पहले जब मतलब उस टाइम पे मान लो कोई डिजीज़ होता था, तो वो लोग चर्चेज़ में जाते थे, एंड जो वहाँ पे चर्च में होते थे, वो क्या कहते थे कि ठीक है, वी विल प्रे फॉर इट। तो अगर हम बच गए तो देन इट्स अ गिफ्ट फ्रॉम गॉड, अगर हम नहीं बचे तो फिर ऊपर वाला आपको अपने पास बुलाना चाहता था। एंड वहीं दूसरी साइड जो लोग ज़रा अपने आप को मतलब स्टेबल कर रहे थे एज़ पर साइंटिफिक नॉलेज या किसी और चीज़ें, तो वो एंटीबायोटिक्स डिस्कवर कर रहे थे या कुछ और कर रहे थे, जिस वजह से वो क्या हो रहे थे कि अपने आप को इन बीमारियों से या ऐसी आफात से बचा रहे थे। जहाँ से ये पता चलने लगा कि हाँ यार, इन्होंने इस चीज़ को तो गलत प्रूव कर दिया कि मतलब एवरीथिंग इज़ फ्रॉम द गॉड, सो वी हैव टू ओबे जस्ट आवर किंग्स, या और कुछ है ना। तो इसी तरह से फिर क्या शुरू हुआ, एक रिफॉर्म शुरू हो गया। जब क्रिटिक्स होने लगे, जब थिंकर्स आए, तो यहाँ पे क्या मसला हो रहा था कि जो किंग होता था वो सब कुछ अपने कंट्रोल में रखता था। यानी चाहे इकोनॉमिकल सिस्टम हो, पॉलिटिकल तो था ही था, सोशल, सब कुछ। यानी कि तो ये जो रिलीजियस डोमिनेंस था हमारी स्टेट्स में, ये आप समझ सकते हैं, आपको मैं एग्जांपल दूंगा कि किस हद तक था। यहाँ हमारे इंडिया में कुछ ऐसी सोसाइटीज़ थी जो मतलब अगर हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो उसके साथ उसकी बीवी को भी जलाया जाता था। मतलब ऐसे ऐसे हिसाब किताब थे। यानी ये भी एक पॉलिटिकल डोमिनेंस था, जिसमें पॉलिटिक्स में डोमिनेंस था लीजन का, जिस वजह से ऐसा किया जाता था। या अगर मैं आपको कहूँ कि यूरोप की अगर हम बात करें, तो वहाँ पे ऐसा डोमिनेंस था रिलीजन का ऑन पॉलिटिक्स की, वहाँ पे अगर आपसे कोई गुनाह हो गया, यानी आपने कोई पाप कर दिया, एंड नाउ यू आर रियलाइजिंग दैट यू हैव कमिट अ सिन, तो अब आपने उस गुनाह का प्रायश्चित करना है, यानी उस गुनाह के लिए तौबा करनी है। तो आपको क्या किया बोला जाता था, आपके पास दो ऑप्शंस होते थे, या तो यू हैव टू डोनेट मनी इफ़ यू हैव, उससे आपका प्रायश्चित हो जाएगा। इफ़ यू डोंट हैव मनी, इफ़ यू डोंट हैव मनी, देन व्हाट यू हैव टू डोनेट अ फीमेल फ्रॉम योर फैमिली टू द चर्च, ठीक। तो ऐसे ऐसे मतलब आप समझ सकते हैं कि रिलीजियस डोमिनेंस की वजह से पॉलिटिक्स जो पूरा सोसाइटी में घुस चुका था, यानी आपकी फैमिलीज में घुस चुका था। तो जब क्रिटिक्स हुए, क्वेश्चंस होने लगे इन सब चीज़ों पे, तो धीरे धीरे ये, और जब लिबरल थिंकर्स आए, जॉन लॉक जैसे थिंकर्स आए, एडम स्मिथ जैसे थिंकर्स आए, तो इन्होंने क्या बोला कि इन्होंने बोला जनाब ये सही नहीं है, जो एक इंडिविजुअल है, उसके कुछ राइट्स हैं, एंड आपको वो देने पड़ेंगे इंडिविजुअल को, ठीक। और वो राइट क्या है, आपको हर हिसाब से राइट देने होंगे, चाहे इकोनॉमिकल हो, पॉलिटिकल हो, या सोशल हो, हर हिसाब से आपने राइट्स देने। और तीन राइट जो थे वो मैन थे, राइट टू लिव, राइट टू लिव जो है ये एक मतलब नेचुरल राइट इनकी तरफ से था, इनकी थ्योरी के अकॉर्डिंग। उसके बाद राइट टू प्रॉपर्टी, एंड द लास्ट वाज लिबर्टी, ठीक। तो इनका ये कहना था कि एक इंसान जो है, एक इंडिविजुअल जो है, उसे ये हकूक़ मिलने चाहिए कि वो अपने हिसाब से कमाए, खुद को ग्रो करे, पॉलिटिकली उसको राइट्स मिलने चाहिए, सोशली वो जैसे रहना चाहता है उसको रहने दिया जाए। हाँ, ऐसा नहीं था, ये ऐसा नहीं कहते थे कि कोई रिस्ट्रिक्शंस ना हो, यानी एक इंसान जैसे चाहे वैसे जिए, चाहे वो कुछ गलत हरकतें करे, या ऐसा कुछ नहीं था। विद विद रिस्ट्रिक्शंस, ये हम आगे भी पढ़ेंगे इंशाल्लाह अपने नए टॉपिक में, जब हम पॉजिटिव एंड नेगेटिव फ्रीडम को डिस्कस करेंगे। बट ये क्या था कि विद रिस्ट्रिक्शंस की हमेशा बात हुई कि आप विद रिस्ट्रिक्शंस कुछ राइट दे दें। तो ऐसी बात होने लगी। तो अब इस सब से क्या हुआ, इंडिविजुअल्स को जो है राइट्स मिले, ठीक। अब यहाँ पे
लिबरलिज्म जो है टोटली बेस्ड ऑन इंडिविजुअलिज्म है, यानी इंडिविजुअल के हक में लिबरलिज्म बात करता है। अब जब इंडिविजुअल को राइट मिले तो क्या हुआ, यहाँ से काम शुरू हो गया, काम इन द सेंस इकोनॉमिकल ग्रोथ शुरू हो गई, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया, प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन तो उस टाइम नहीं था खास, लेकिन हम कह सकते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हो गया। ठीक, तो इसमें जो कैपिटलिस्ट थे उन्होंने कैपिटल लगाना शुरू कर दिया, और जिनके पास पैसा नहीं था वो वर्कर्स बन गए। ठीक, तो इससे क्या हुआ, इससे सोसाइटी में क्लास डोमिनेंस आ गई। क्लास डोमिनेंस, या जिसे मार्क्स अपने लफ्जों में कहता है क्लास स्ट्रगल शुरू हो गया। क्लास डोमिनेंस, डोमिनेंस हम कह सकते हैं क्लास स्ट्रगल। क्लास स्ट्रगल यानी क्लास स्ट्रगल क्या हुआ, यहाँ पे इनइक्वालिटी शुरू हो गई। ठीक, इनइक्वालिटी इन द सेंस कैपिटलिस्ट जो है वो जनाब ज़्यादा से ज़्यादा पैसा अर्न कर रहा है, और जो वर्कर है उसे उतना ही दिया जा रहा है जितने में वो एक दिन निकाल सके। ठीक है, और अगले दिन फिर से काम पे आए। और इस हिसाब से क्या होने लगा कि एक इनइक्वालिटी शुरू हो गई, यानी रिचर आर गोइंग मोर एंड मोर रिचर, एंड पोरर इज कमिंग बैक। ठीक, वो ज़्यादा बैक फुट पे आ रहा है, और रिचर जो है अपर क्लास पे ज़्यादा से ज़्यादा जा रहा है। तो ये फिलहाल जो, अगर हम यहाँ पे मेरिट्स की बात करें, लिबरलिज्म के मेरिट्स की बात करें, तो लिबरलिज्म के मेरिट्स क्या थे कि हमें राइट्स मिले। ठीक, हमें मिले राइट्स, इंडिविजुअल को राइट मिले जो आप और मैं अभी एंजॉय करते हैं। राइट्स लाइक राइट टू एक्सप्रेस, राइट टू लाइफ है, राइट टू प्रॉपर्टी है, राइट टू लिबर्टी है। जितने भी हमारे पास बुनियादी हकूक है इंडिविजुअल लेवल पे, जो आप और मैं एंजॉय कर रहे हैं, ये स्टार्टिंग में नहीं थे उस टाइम, जिस वजह से लिबरलिज्म को उभरना पड़ा, आना पड़ा ग्राउंड लेवल पे। इस वजह से राइट्स मिले, ये इसका फ़ायदा हुआ। बट व्हाट वाज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डीमेरिट ऑफ दिस आइडियोलॉजी, दैट वाज इनइक्वालिटी शुरू हो गई, और बहुत एक्सट्रीम लेवल पे जो हम आज भी फेस करते हैं। इनइक्वालिटी शुरू हो गई, यहाँ पे क्लास स्ट्रगल आ गया। ठीक, तो इसी चीज़ को काउंटर करते हुए, यानी क्रिटिक करते हुए, इस क्लास स्ट्रगल, क्लास डोमिनेंस को क्रिटिक करते हुए कार्ल मार्क्स की एंट्री होती है। ठीक, कार्ल मार्क्स की एंट्री होती है जिसे हम मार्क्सिज्म कहते हैं। कार्ल मार्क्स क्या कहते हैं कि जब लिबरलिज्म शुरू हुआ तो वो ठीक है अपनी जगह, ठीक क्या था क्या नहीं, ठीक है। पर कार्ल मार्क्स क्या कहते हैं कि जनाब जो कैपिटलिस्ट हैं वो डे बाई डे क्या कर रहे हैं, ऊपर ऊपर की तरफ जा रहे हैं, यानी एक अलग लेवल पे जा रहे हैं, और जो वर्कर्स हैं उनका कोई पूछने वाला ही नहीं है। उनको एक दिन जीने का मतलब दिया जा रहे हैं, सोर्सेज रिसोर्सेज उनको एक दिन के निकालने के दिए जा रहे हैं। अगले दिन अगर वो दोबारा काम पे ना जाए तो शायद वो गुजारा ही ना कर पाए। ठीक है, ये आ गया कार्ल मार्क्स का पर्सपेक्टिव, जो मार्क्सिज्म की बेस है। अब ये कैसे है, इसकी एक एग्जांपल हम दे सकते हैं कि अगर एक कैपिटलिस्ट है जिसके पास मतलब पैसे हैं, ठीक है, क्योंकि सीधी सी एक बात, सबके पास पैसे नहीं थे उस टाइम, तो जिसके पास पैसे थे उसने अपने 50 रुपये इन्वेस्ट किए कोई प्रोडक्ट बनाने में। ठीक, प्रोडक्ट बनाने में 50 रुपये इन्वेस्ट किए, उसमें से उसका बाकी जो मैन्युफैक्चर कॉस्ट आता है, जो मतलब उसे सोर्सेज चाहिए वो चीज़ को, प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में, बनाने में जो उसे चीज़ें लग रही हैं, उसकी उसे कॉस्ट पड़ती है 20 रुपीज़, और लेबर को वो पर पीस दे रहा है 30। ठीक, तो इसमें लेबर को कितना मतलब जो मिल रहा है 30 मिल रहा है, पर वो जो कैपिटलिस्ट है वो इस 50 रुपीज़ के इन्वेस्ट करने से, जिस 50 में से वो 30 रुपये लेबर को दे रहा है, इस 50 रुपीज़ में से वो प्रॉफिट निकाल रहा है 150 का, यानी वो 200 की प्राइस पे से सेल कर रहा है। कोई सी भी चीज़ आप ले सकते हैं एग्जांपल के लिए। ठीक है, तो अब जब इस बंदे के पास 50 रुपये से 150 हो गया, तो देन वो 150 को दोबारा तीन तीन प्रोडक्ट इसके बनाएगा, और उसको हर एक प्रोडक्ट से 150 मिल रहा है। इसी तरह वो इन तीन के अलग से आगे इन्वेस्ट करेगा दोबारा, और विच मीन्स कि
अल्टीमेटली कैपिटलिस्ट जो है ऊपर जाते रहे और लेबर को क्या मिल रहा है, लेबर को यहाँ भी 30 मिल रहे हैं, यहाँ भी 30 मिल रहे हैं और वो लेबर मुश्किल से अपना गुजारा कर पा रहा है। तो यहाँ से एक क्लास डोमिनेंस स्टार्ट हुई। ज़्यादा अगर मैं आपको इस क्लास डोमिनेंस की मतलब एक एग्जांपल दूँ तो हम आज के कॉरपोरेट सेक्टर को ले सकते हैं, या अगर मैं सीधा एग्जैक्ट आपको बताऊँ तो जैसे इंडिया में अभी अडानी अंबानी चल रहे हैं, और अडानी अंबानी ही इस एग्जांपल से रिलेट क्यों करते हैं, उसकी ये वजह है कि कैपिटलिस्ट मार्क्स कहते हैं कि स्टेट जो है वो कैपिटलिस्ट के लिए बनाई गई है। ठीक, कैपिटलिस्ट के लिए किस हिसाब से, अभी आपने देखा कि अमेरिका के एक इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने जो है अडानी के अगेंस्ट एक वारंट निकाला, अरेस्ट वारंट, एंड इंडियन गवर्नमेंट से कहा गया कि अडानी को उनके हवाले किया जाए, बट हमारी गवर्नमेंट नहीं कर रही है। क्यों? क्योंकि अडानी हमारी कंट्री का कैपिटलिस्ट है एंड स्टेट इज़ मेड फॉर द कैपिटलिस्ट। ठीक है, इसलिए ज़्यादा रिलेट हो रही है। तो यहाँ से हमें साफ पता चलता है कि हाँ, जो कैपिटलिस्ट होते हैं वो स्टेट की गवर्नमेंट को कंट्रोल करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं, चाहे स्टेट की गवर्नमेंट हो या सोसाइटी हो या कुछ भी हो, पॉलिटिक्स, ईच एंड एवरीथिंग वो इसको इन्फ्लुएंस करते हैं। और इसलिए कार्ल मार्क्स कहते हैं कि यहाँ पे जो है एक वक्त आएगा जिस टाइम वर्कर्स जो हैं वो रिवोल्ट करेंगे इसके अगेंस्ट, वर्कर्स इसके अगेंस्ट जो है रिवोल्ट करेंगे और वो एक क्लासलेस सोसाइटी को क्रिएट करेंगे। ठीक है, क्लासलेस सोसाइटी को क्रिएट करेंगे। अब ये सुनने में तो काफ़ी अजीब लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, बट जैसा कि हमने देखा है कि 1917 में जो है एक रिवोल्ट हुआ, वहाँ पे मतलब रिवॉल्यूशन हुआ। मसला क्या हुआ, लेकिन वहाँ पे एक कम्युनिस्ट कम्युनिस्ट पार्टी थी जो इस रिवोल्ट को हेड कर रही थी, लीड कर रही थी। ठीक, और यहाँ पे कार्ल मार्क्स के ओपिनियन, अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स अगर हम देखें तो कार्ल मार्क्स का ये कहना है कि जब ये रिवोल्ट होगा, यानी वर्कर जिनकी बात कार्ल मार्क्स कर रहा है, उस टाइम देयर विल बी नो लीडर इन दिस रिवोल्ट, देयर विल बी नो लीडर, यानी कोई भी एक पर्टिकुलर बंदा इस रिवोल्ट को लीड नहीं कर रहा होगा, बल्कि एवरी वन इज लीडर फॉर हिमसेल्फ, एवरी वन इज लीडर। क्यों? क्योंकि कार्ल मार्क्स का ये कहना है कि अगर इस रिवोल्ट में कोई लीडर आया तो फिर वो इस चीज़ का फ़ायदा उठाएगा। किस चीज़ का? अपनी लीडरशिप का, क्योंकि जब वो लीडर बनेगा, वो लोगों को लीड करेगा, तो लोगों की एक सिंपैथी उसके साथ जुड़ जाएगी, यानी एक इमोशनल कनेक्शन उसके साथ जुड़ जाएगा, जिस वजह से वो उसकी बातें मानना शुरू कर देंगे। और बातें मानना तो अच्छी बात है, लीडर की बातें मानना अच्छी बात है, पर वो लीडर फिर क्या करेगा, बिकॉज ह्यूमंस आर बैड बाय नेचर, ये चीज़ हम मानते हैं और समझते हैं। तो वो जो लीडर होगा जिसकी लोग चुपचाप बातें मान रहे होंगे, तो वो अपनी लीडरशिप की फ़ायदा उठाएगा, अपनी लीडरशिप का, और फिर उसके बाद वो भले ही लोगों के लिए अच्छी अच्छी पॉलिसीज़ लाएगा, बट वो क्लासलेस सोसाइटी बनाएगा, कुछ भी करेगा, बट देन वो इस लीडरशिप की पावर, इसको एक पावर में कन्वर्ट करेगा और पावर का गलत इस्तेमाल करेगा। ये कार्ल मार्क्स का कहना है। तो कार्ल मार्क्स क्या कहते हैं कि जब ये रिवोल्ट होगा, उस टाइम नो लीडर, देयर विल बी नो लीडर, नो लीडर। ठीक, इससे क्या होगा कि हर बंदा जो है अपने हिसाब से अपने हक के लिए लड़ेगा, साथ में लड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि एक टाइम आज एक लड़ रहा है, कल दूसरा, परसों तीसरा, नहीं, ऐसे तो सारे खत्म ही हो जाएंगे धीरे धीरे। पर ये है कि एक साथ लड़ेंगे, पर सब अपने हक के लिए लड़ेंगे। सब, कोई ये नहीं बोलेगा कि मैं लीडर हूँ या वो लीडर है, मैंने उसकी बात सुनी ना। एवरी वन इज लीडर फॉर हिज ओन सेल्फ, फॉर हिज ओन राइट्स, फॉर हिज ओन फ्रीडम, फॉर हिज ओन लिबर्टी। ठीक,